अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान को भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने हर मोर्चे पर मात दी है और एक भी नापाक कोशिश कामयाब नहीं होने दिया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, फिर भी गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। भारत माता की देसी सिस्टम ने निकाला पाकिस्तान का दम। आकाश ने बेअसर किया पाकिस्तान का हर वार। ब्रह्मोस से आतंक पर भारत का सबसे कड़ा प्रहार। पिकोरा ने हवा में ही नाकाम किए नापाक मंसूबे। यही है आसमान से जमीन तक हिंद का अभेद्य सुरक्षा कवच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आतंक पर अचूक वार से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी और उतने ही सटीक पलटवार के साथ हिंदुस्तान की दिलेर फौज ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। आरंभ से अंजाम तक के इस हैरत अंगेज सफर में हर पल भारत की ढाल बने वो बेमिसाल हथियार जिनकी काट न पाकिस्तान और न ही पाकिस्तान को दोस्तों से मिले हथियार निकाल पाए। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन और फिर डिप्लोमेटिक मोर्चे पर पड़ोसी मुल्क की घेराबंदी। हर बार भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ा क्योंकि मुल्क की हिफाजत का जिम्मा सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम के पास था, जिसने पहले दिन से ही मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। भारत का पूरा डिफेंस सिस्टम इतने शानदार ढंग से सजा था कि दुश्मन के वार का कामयाब हो पाना लगभग नामुमकिन था। अपने पाले आतंकियों पर इंडिया की स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी क्योंकि इंडिया तैयार था और जमीन पर तैनात था सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिकोरा डिफेंस सिस्टम भारत का सुरक्षा कवच बना रहा। We were prepared and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. पिकोरा, जिसे S-125 नेवा पिकोरा के नाम से जाना जाता है, 1970 के दशक से भारत की एयरफोर्स से जुड़ा था। ये यूएवी समेत कई हवाई खतरों के खिलाफ एक भरोसेमंद ढाल है जो मध्यम दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये लोअर से मीडियम हाइट के टारगेट को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। आपने टैग को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। पूरी दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी साबित किया कि भारत का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम किसी भी विदेशी सिस्टम से कम नहीं है और आकाश इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। भारत के सैन्य ठिकानों पर टारगेट की गई मिसाइलों को सबसे पहले आकाश मिसाइल सिस्टम ने ही नाकाम किया।
पहले रडार ने खतरे को तुरंत पहचाना और फिर आकाश ने मिसाइल लॉक किया और उसे हवा में ही उड़ा दिया। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। दुश्मन के हर वार को नाकाम करने के लिए LLAD यानी लो लेवल एयर डिफेंस गन्स की भी तैनाती थी, जिसकी खासियत ये है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट यानी आसमान की ऊंचाई से लेकर नीचे जमीन तक पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारा पूरा सिस्टम मुस्तैद था। और हर पाकिस्तानी गुस्ताखी OSA AK के निशाने पर भी थी, जिसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है और 12 किलोमीटर तक के टारगेट को गिराने की क्षमता है। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. ऑपरेशन सिंदूर में सबसे कारगर हथियार बना S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसके मुकाबले पाकिस्तान के चीनी सिस्टम HQ-9 बुरी तरह नाकाम रहा। जहां S-400 पाकिस्तान की एक के बाद एक कोशिशों को हवा में ही खत्म करता रहा, वहीं HQ-9 बेचारा भारत का एक वार ट्रैक नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी एयरबेस तबाह होते चले गए। S-400 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोपनीय रूप से उत्तर और पश्चिमी भारत में तैनात किया गया था, ताकि लंबी दूरी से आने वाले दुश्मन एयरक्राफ्ट, ड्रोन या फिर मिसाइल को पहले ही इंटरसेप्ट किया जा सके। आतंकियों पर सीधे अटैक के बाद इंडिया ने जवाबी हमले के लिए अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसने ही पाकिस्तान की सुरक्षा बिगाड़ कर रख दिया। अब जरा सोचिए, जब वाकई में ये पूरा सिस्टम पाकिस्तान पर सीधे अटैक के लिए खड़ा होगा तो पड़ोसी मुल्क का हाल क्या होगा। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरफोर्स स्टेशन पर वायुवीरों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आप पर गर्व है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया, एयर वॉरियर्स की तारीफ की और उन्हें राष्ट्र की सेवा का सच्चा प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि नया भारत अब चुप नहीं रहता बल्कि मुंह तोड़ जवाब देता है। आतंकवाद के खिलाफ अब ये लड़ाई केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय रक्षा नीति का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भगवान श्री राम का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे उन्होंने राक्षसों से धरती मुक्त करने का प्रण लिया था, वैसे ही हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाई। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की थू-थू होने लगी है, जब से विदेशी मीडिया, खासतौर से अमेरिकन मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से हराया है। तब से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। रौंद डाला पाकिस्तान, अमेरिकी एक्सपर्ट की गवाही।
7 से 10 मई के बीच पाकिस्तानी आतंकियों और उनको बचाने में जुटी पाकिस्तानी सेना पर जिस तरह से भारतीय सेना ने हमला किया है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना का बेहद शानदार ऑपरेशन बताया है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान पर भारत की प्रचंड जीत की ये खबरें अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छापी गई हैं, जिसके बाद से पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों की बोलती बंद हो गई है। भारत शुरू से ही कह रहा है कि उसने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को उड़ा दिया है। कुछ खबरों में तो यहां तक दावा किया गया है कि पाकिस्तान के कम से कम 8 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के हमलों में तबाह हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भिखारी नंबर 1 बन चुका पाकिस्तान पाकिस्तानियों को यही समझाने और दिखाने में जुटा है कि पाकिस्तान 4 दिन की जंग में जीत गया है, जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना की बुरी तरह से भद्द पिट चुकी है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने तो साफ कह दिया है कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने टिक ही नहीं पाई। पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर एक कुत्ते की तरह जंग के मैदान से भाग गई। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 4 दिन में पाकिस्तानी वायुसेना की खबर कैसे बनी है और ऑपरेशन सिंदूर का अगला टारगेट क्या है। अमेरिकी मीडिया का दावा, बुरी तरह से हारा पाकिस्तान। भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक जंग हुई। इस दौरान भारतीय वायुसेना के सटीक मिसाइल, ड्रोन और बम हमलों से पाकिस्तान के 11 लड़ाकू हवाई अड्डे तबाह हो गए। भारतीय सेना के सटीक और घातक हमलों के बाद पूरा पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और सीज फायर के लिए अमेरिका के पैरों में गिर पड़ा। अब हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 4 दिन की जंग के बाद ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए बुरी तरह से क्यों गिड़गिड़ाने लगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाने में साफ बढ़त हासिल की है। भारतीय सेना के अलावा अब अमेरिका के टॉप मीडिया संस्थान भी पाकिस्तानी सेना की तबाही की पोल खोल रहे हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाई क्वालिटी सैटेलाइट तस्वीरों को भी साझा किया है, जो मैक्सन टेक्नोलॉजी द्वारा खींची गई सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें एयरबेस की पुरानी और हमले के बाद की तस्वीरों को दिखाया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि भारत के हमले काफी प्रभावी थे और बेहतर लक्षित थे। भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के कई एयरबेस को साफ तौर पर काफी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि भले ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असल में भारत ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों में मॉडर्न डे वॉरफेयर और सटीक हथियारों के दौर में रणनीतिक रूप से हमलों को अंजाम दिया, लेकिन भारत ने इस लड़ाई में पाकिस्तान की एयरफोर्स के एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत की जमकर तारीफ की है और पाकिस्तान को इस जंग में हारा हुआ करार दिया है। रूबिन के मुताबिक भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हुआ है, बल्कि अब पूरी दुनिया की नजरें उसके आतंकवादी नेटवर्क पर हैं। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने पाकिस्तानी सेना की हार की तुलना उस कुत्ते से की है जो मुकाबले के वक्त दुम दबाकर भाग जाता है। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. The question now, however, is what Pakistan will do next.
clearly there's a problem within the Pakistani military, both because it's a cancer on Pakistani society and because as a military, it's incompetent. And so is Asim Munir going to keep his job? Is the ego of Pakistani generals going to trump the future strength and well-being of all of Pakistani society? Basically, Pakistan needs to clean house, but it's an open question whether they are too far gone to do that. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाने में स्पष्ट बढ़त मिली है, क्योंकि लड़ाई का दूसरा चरण एक दूसरे की डिफेंस क्षमताओं पर हमलों में बदल गया। भारत के रक्षा अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची से 100 मील से भी कम दूरी पर स्थित बोलारी एयरबेस पर एक विमान हैंगर पर सटीक हमला किया है, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो गया। अमेरिका के जाने माने वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खबर छापी है और दावा किया है 1971 के बाद पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हवाई हमला। वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों और दूसरे ठोस सैन्य सबूतों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा पाकिस्तान पर भारतीय हमलों में कम से कम 6 हवाई अड्डों पर रनवे और संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पिछले कई दशकों में यह अपनी तरह का सबसे बड़ा हमला था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों और उसके बाद के वीडियो की समीक्षा में पाया गया है कि हमलों में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 3 हैंगर, 2 रनवे और 2 मोबाइल इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत द्वारा निशाना बनाई गई कुछ जगह तो पाकिस्तान के 100 मील अंदर तक थी, उन्हें भी भारतीय सेना ने आसानी से निशाना बना लिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने किंग्स कॉलेज लंदन के इंटरनेशनल रिलेशन के सीनियर प्रोफेसर और दक्षिण एशियाई सुरक्षा मुद्दों के विशेषज्ञ वॉल्टर लैंडविक के हवाले से लिखा है कि साल 1971 के बाद भारत ने पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे पर सबसे खतरनाक हवाई हमले किए हैं। वहीं विलियम गुडहिंड, जो कॉन्टेस्टेड ग्राउंड के एक भूस्थानिक विश्लेषक हैं और जो सैटेलाइट तस्वीरों की एनालिसिस करने के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के हाई वैल्यू टारगेट पर पिन पॉइंट हमले किए, जिसका मकसद पाकिस्तान के आक्रामक और डिफेंसिव एयरफोर्स क्षमता को गंभीर रूप से कम करना था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान में 11 ठिकानों पर सटीक हमला करने के दावे किए हैं और इसमें वो स्थान शामिल हैं जहां वॉशिंगटन पोस्ट ने नुकसान की पुष्टि की है, जिसमें भारत ने दावा किया कि उनका हमला मापा हुआ और कैलिब्रेटेड था। रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीरों में हैंगर जैसी दिखने वाली चीज को साफ नुकसान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नूर खान एयरबेस शायद सबसे संवेदनशील सैन्य लक्ष्य था जिस पर भारत ने हमला किया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय और देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से लगभग 15 मील की दूरी पर है और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख और सुरक्षा करने वाली यूनिट से भी ये थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। अब ऐसे हालात में अगर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर जीत के दावे करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा ढीठ है, जो पिटने के बाद भी जीत के दावे कर रहा है। कुल मिलाकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात दिखा दी है। भारत ने पाकिस्तान की हैसियत बांग्लादेश जैसे देशों के बराबर कर दी है, जो भारत के सामने हर जंग में बुरी तरह से हारेंगे।
और गृह मंत्रालय से बड़ी खबर आ रही है, कंट्रोल में काम करेगा MAC सेंटर, इंटेलिजेंस यूनिट और खुफिया विभाग के साथ काम करेगा सेंटर। गृह मंत्री अमित शाह ने नए मल्टी एजेंसी सेंटर की शुरुआत की है। इस नए मल्टी एजेंसी सेंटर में रियल टाइम सूचनाओं का आदान प्रदान होगा और किसी भी आतंकी घटना या फिर आपातकालीन स्थिति में तुरंत उस जगह इंटेलिजेंस यूनिट का डिप्लॉय होना या फिर फोर्स की तैनाती होना, ये बातें तय होंगी। तो आतंकवादी घटनाओं के साथ साथ साइबर क्राइम, नार्को टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से उपजने वाली समस्याओं को लेकर इस नए मल्टी एजेंसी सेंटर में बनेगी महत्वपूर्ण रणनीति। गृह मंत्रालय के कंट्रोल में मैक्स सेंटर काम करेगा। अब इससे क्या होगा जरा ये समझ लीजिए। इंटेलिजेंस यूनिट और खुफिया विभाग के साथ मिलकर ये सेंटर काम करेगा। नए मल्टी एजेंसी सेंटर की शुरुआत गृह मंत्री ने कर दी है। इस नए मल्टी एजेंसी सेंटर में रियल टाइम सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, ये मकसद है। और इससे किसी भी आतंकी घटना अगर कहीं हुई है, आपातकालीन स्थिति बनी हुई है, तो तुरंत उस जगह इंटेलिजेंस यूनिट का डिप्लॉय आसानी से हो पाएगा, फोर्स की तैनाती आसानी से हो पाएगी। और साथ ही साथ जो साइबर क्राइम, नार्को टेररिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, उससे उपजने वाली जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको लेकर नए ये मल्टी एजेंसी सेंटर में महत्वपूर्ण रणनीति बन पाएगी, स्ट्रेटेजी बन पाएगी, प्लानिंग बन पाएगी कि इस तरह से काम करना है। तो गृह मंत्रालय से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय के कंट्रोल में मैक्स सेंटर काम करेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, काम कैसे करेगा, ये भी जान लीजिए। गृह मंत्री ने आज इसकी शुरुआत कर दी है। इंटेलिजेंस यूनिट और खुफिया जो विभाग होते हैं, उनके साथ मिलकर ये सेंटर काम करने वाला है। सेंटर की शुरुआत करते हुए मकसद भी गृह मंत्री ने बताया, और जाहिर तौर पर मुख्य जो मकसद है वो है रियल टाइम सूचनाओं का आदान प्रदान और किसी भी आतंकी घटना या फिर आपातकालीन स्थिति में तुरंत उस जगह पर इंटेलिजेंस यूनिट को भेजना या फिर फोर्स को वहां पर तैनात करना। ये बातें यहां पर तय हो पाएंगी, स्ट्रेटेजी बन पाएगी, चाहे वो आतंकवादी घटना हो या फिर साइबर क्राइम हो या फिर नार्को टेररिज्म हो या फिर रेडिकलाइजेशन हो। ये तमाम जुड़ी हुई इनसे समस्याओं को लेकर इस नए मल्टी एजेंसी सेंटर में स्ट्रैटेजी बनेगी। और इसी के साथ